नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश केशव कुंज में पीएम मोदी भागवत संघ। दरअसल चैत्र नवरात्र के साथ भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2082 की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने रेशम बाग में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केशव कुंज में कई साल बाद कदम रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे संघ प्रमुख श्रद्धेय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने इस मौके पर भावुक संदेश भी लिखा है। पीएम मोदी की इस मौके पर मौजूदा संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ गर्मजोशी भी नजर आई और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच कई मौकों पर बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी 1987 में संघ से बीजेपी में आए थे। ऐसे में वो लंबे समय के बाद संघ मुख्यालय में नए अवतार में नजर आए। संघ मुख्यालय पहुंचे मोदी, मोहन भागवत संघ मुलाकात की। अमर संस्कृति का वट वृक्ष केशव कुंज में संघ को नमन। हेगडेवार गुरुजी को श्रद्धांजलि, संघ की राष्ट्र सेवा याद की। आरएसएस में 100 वर्ष का उत्सव, संघ के दर पहुंचे पहली बार पीएम। हिंदू नववर्ष कार्यक्रम में शामिल, सेवा को बताया जीवन। लोकसभा चुनाव, बीजेपी अध्यक्ष पद, बंगाल का रण। पीएम मोदी के केशव कुंज पहुंचने के मायने गहन। संघ बीजेपी में नहीं मतभेद, विचारधारा को मोदी दे रहे वेग। संघ से मोदी का गहरा नाता, पार की रास्ते की हर बाधा। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर दौरे के दौरान स्वयंसेवक और प्रचारक के रूप में भी नजर आए। उन्होंने अपने लिखित संदेश में संस्थापकों को कृतज्ञता पूर्वक याद भी किया। पीएम मोदी की यात्रा के बाद बीजेपी और संघ के बीच समन्वय में आई कमी दूर हो सकती है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और संघ प्रमुख मोहन भागवत के रिश्ते एक बार फिर से बेहतर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़े और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरुजी की स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का यह संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में मोदी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, इसमें संतों की भूमिका, संघ की निस्वार्थ कार्य प्रणाली, देश के विकास, युवाओं में धर्म संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, भाषा और प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता
उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। पीएम मोदी ने संघ की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। ये आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बना रहा है। स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन है। हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। नागपुर में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत एक मंच पर साथ नजर आए। ये मुलाकात कई मायनों में खास थी क्योंकि ये दोनों नेताओं की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सार्वजनिक मुलाकात थी और आरएसएस मुख्यालय में उनकी पहली संयुक्त उपस्थिति भी। दोनों के बीच आखिरी एकांत मुलाकात 10 मई 2014 को दिल्ली में हुई थी, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले थी। इस लंबे अंतराल ने कई सवाल खड़े किए थे कि आखिर दोनों नेताओं के बीच ये दूरी क्यों बनी रही। इस मुलाकात ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर भी नई चर्चाओं को जन्म दिया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद यह पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत एक साथ किसी सार्वजनिक मंच पर दिखे। यह आयोजन नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में हुआ, जहां दोनों नेताओं के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आचार्य गोविंद गिरी महाराज, अवधेशानंद महाराज और नागपुर के संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे। इस मुलाकात को बीजेपी और आरएसएस के बीच एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है, खासकर तब जब हाल के दिनों में दोनों के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही थीं। मोदी भागवत मुलाकात। मोदी और भागवत की आखिरी एकांत मुलाकात 10 मई 2014 को दिल्ली में हुई थी, जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघ चालक। इसके बाद दोनों के बीच कई मौकों पर मुलाकात की संभावनाएं बनी, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो पाया। इस दूरी की वजह कई थीं। कुछ जानकारों का मानना है कि ये दोनों संगठनों के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेदों का नतीजा था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस की ओर से बीजेपी की चुनावी रणनीति और नेतृत्व शैली पर सवाल उठाए गए थे। हाल के वर्षों में बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिले। 2024 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद आरएसएस ने पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाया था। आरएसएस की मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में रतन शारदा ने एक लेख में लिखा था कि 543 सीटों पर सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना आत्मघाती साबित हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेता मोदी की चमक में खोए रहे और जमीनी आवाजों को अनसुना कर दिया। इसके अलावा आरएसएस ने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक न बुलाने पर भी नाराजगी जताई थी, जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों को अपने नेता का चुनाव करना था। इन सब के बीच मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच दूरी साफ नजर आ रही थी। ये मुलाकात भले ही बीजेपी और आरएसएस के बीच एकजुटता का संदेश दे रही हो, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या दोनों संगठनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को खत्म कर पाएगी। कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी के भीतर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये मोदी भागवत मुलाकात एक नई शुरुआत हो सकती है। इस मुलाकात ने न केवल बीजेपी आरएसएस के रिश्तों को एक नई दिशा दी है, बल्कि ये भी साबित किया है कि दोनों संगठन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब देखना ये होगा कि ये मुलाकात भविष्य में दोनों के रिश्तों को कितना मजबूत बनाती है।
वैचारिक तौर पर आरएसएस को बीजेपी का पितृ संगठन भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बीच किस तरीके का समन्वय रहता है हमारे और आपके सामने तमाम अलग अलग मंचों पर हमने देखा। लेकिन हाल ही के समय में संघ और बीजेपी के बीच कुछ मुद्दों पर वैचारिक मतभेद की खबरें भी समय समय पर आती रही हैं। मोदी का ये दौरा इस बात का भी संकेत है कि ऐसा हाल भविष्य में दोबारा ना होने पाए। फिलहाल यह तय है कि संघ को लेकर बीजेपी में और बीजेपी को लेकर संघ में काफी विचार विमर्श हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे की चर्चा राजनीतिक गलियारों में कई कारणों से है। पहली बार कोई नेता पीएम रहते हुए संघ मुख्यालय तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद ये पहली बार वो नागपुर संघ कार्यालय में जा रहे हैं। उनका वहां पर जाना, वो भी शताब्दी वर्ष में जाना, ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। सरकार का जो काम है, एक वैभव संपन्न राष्ट्र बनाना, शक्तिशाली देश बनाना और 2047 में एक विकसित भारत बनाना, ये वास्तव में देखा जाए तो संघ के ही विचार का एक दृष्टि से एक उस बात को आगे ले जाने वाली बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कहना कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विरोध है, अंतर्द्वंद है, एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये सब हास्यास्पद है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। ये दौरा सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं है, इसके पीछे कई बड़े राजनीतिक मायने हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आईं जब दावा किया गया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ जब संघ बहुत सक्रिय नहीं दिखा। अब चूंकि प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे हैं, तो इस दौरे को बीजेपी के भीतर संगठनात्मक बदलाव और आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसकी क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। असल में बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिली, जिससे पार्टी के भीतर से कई बातें सामने आई। नाराजगी और आत्ममंथन का दौर भी कुछ चला। खासतौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में सीटों की संख्या घटी, जिससे पार्टी के कोर एजेंडे को लेकर सवाल खड़े हुए। ये भी कहा गया कि संघ ने अपने हाथ खींच लिए और पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि इन सब पर कोई आधिकारिक बयान कहीं से सामने नहीं आया है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने को है और बीजेपी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। नागपुर दौरे को इस फैसले से भी जोड़ा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतिम निर्णय में संघ की भूमिका अहम रहेगी। ये भी संभव है कि मोदी और भागवत के बीच नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ समय संघ पर जेपी नड्डा की टिप्पणी पर भी काफी सवाल उठे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को संघ की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती। नागपुर दौरे का एक और पहलू यह भी है कि पश्चिम बंगाल और दूसरे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बंगाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, जिससे पार्टी को नई रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। संघ लंबे समय से बंगाल में विस्तार की कोशिश कर रहा है और इस बैठक के जरिए बीजेपी को नई चुनावी रणनीति पर चर्चा संभव है। वैचारिक तौर पर आरएसएस को बीजेपी का पितृ संगठन कहा जाता है, लेकिन हाल के समय में संघ और बीजेपी के बीच कुछ मुद्दों पर वैचारिक मतभेद की खबरें भी समय समय पर आती रही हैं। मोदी का ये दौरा इस बात का भी संकेत है कि ऐसा हाल के भविष्य में दोबारा न होने पाए। फिलहाल ये तय है कि संघ को लेकर बीजेपी में और बीजेपी को लेकर संघ में काफी विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन बीजेपी को ये समझ जरूर है कि संघ के बिना उनका काम नहीं चलने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन साधारण परिवार से शुरू होकर आरएसएस में शामिल होने से प्रधानमंत्री बनने तक का संघर्षमय और प्रेरणादायक सफर रहा है। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और इसी के साथ पीएम मोदी ने आरएसएस और बीजेपी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। पीएम मोदी लगातार भारत को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के 12 साल बाद पहली बार मोदी संघ के मुख्यालय पहुंचे। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। एक साधारण प्रचारक से देश के प्रधानमंत्री बनने तक पीएम मोदी के जीवन में कई चुनौतियां आईं। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को उत्तरी गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस की स्थानीय शाखा में शामिल हो गए। नरेंद्र मोदी का जीवन, आरएसएस से उनका जुड़ाव और बीजेपी में उनका उदय एक दिलचस्प कहानी है। पीएम मोदी ने राजनीति में हर ऊंचाइयों को छुआ, गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर भारत के प्रधानमंत्री। मोदी 1960 के दशक के अंत में आरएसएस के स्थायी सदस्य बन गए और अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में हेगडेवार भवन में रहने लगे। वहां उन्होंने प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार के सहायक के रूप में काम किया। इनामदार गुजरात और महाराष्ट्र शाखाओं के प्रभारी थे। पूर्व वकील इनामदार मोदी को अपना मानस पुत्र मानते थे। मोदी उन्हें अपना गुरु मानते थे। आरएसएस में यह सामान्य रिश्ता था जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप था। मोदी को 1972 में प्रचारक बनाया गया। अगले साल वे नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हो गए। यह आंदोलन गुजरात में छात्रों द्वारा शुरू किया गया था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। आरएसएस ने उन्हें अपने छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय शाखा में भेजा था। उस समय मोदी गुजरात विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए पंजीकृत थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार के माध्यम से स्नातक की डिग्री पूरी की थी। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार की ओर से घोषित आपातकाल के दौरान मोदी अंडरग्राउंड हो गए। आपातकाल के कारण आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। मोदी का काम सरकार विरोधी पर्चे बांटना और आरएसएस के कैदियों के परिवारों की देखभाल करना था। उन्होंने विदेश में बसे गुजरातियों से मदद भी मांगी। आपातकाल के बाद उन्हें इस काले दौर के पीड़ितों से गवाही इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। इसका उद्देश्य एक किताब लिखना था। इस दौरान वे कई जनसंघ के नेताओं से मिले और पूरे भारत की यात्रा की। जनसंघ के नेता आपातकाल के पहले शिकार थे। 1978 में मोदी को विभाग प्रचारक बनाया गया। इसके बाद वे संभाग प्रचारक बने। वे सूरत और बड़ौदा डिवीजनों के आरएसएस प्रभारी थे। आज इसे वडोदरा के नाम से जाना जाता है। 1981 में मोदी को प्रांत प्रचारक बनाया गया। उनका मिशन गुजरात में मौजूद विभिन्न संघ परिवार के घटकों का समन्वय करना था। इनमें भारतीय किसान संघ, एबीवीपी और वीएचपी शामिल थे। गुजरात में मुख्य आरएसएस आयोजक के रूप में मोदी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसका उद्देश्य 1985 में हुए दंगों के हिंदू पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करना था। 1980 के दशक के मध्य तक मोदी की आयोजन क्षमता को व्यापक रूप से सराहा गया। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मोदी की सेवाओं को पार्टी के लिए लेने का फैसला किया। 1987 में मोदी को बीजेपी में भेजा गया। उन्हें गुजरात शाखा के प्रमुख के रूप में संगठन मंत्री का महत्वपूर्ण पद दिया गया। संगठन के सचिवों ने पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया। यह पद 1950 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय के लिए बनाया गया था जो जनसंघ के प्रमुख थे। 1990 में मोदी आडवाणी की प्रसिद्ध रथ यात्रा के गुजराती खंड के प्रभारी थे। यह यात्रा राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई थी। 1991 में बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा हुई। इस यात्रा ने मोदी को राष्ट्रीय आयोजक के रूप में पदोन्नत किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एकता का प्रदर्शन करना था। ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली गई थी। जाहिर है नरेंद्र मोदी ने सियासत और सरकार का स्वाद तब चखा जब उन्होंने संघ में स्वयंसेवक रहते हुए लंबा जीवन सेवा और संघर्ष में बिता लिया था। इसी वजह से उनका हर फैसला दूरगामी और जनमानस को गहरे तक प्रभावित करने वाला होता है। दरअसल 2024 संसदीय चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और इसी के साथ पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति कमजोर भी हुई। पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में भी करारी हार मिली और इसी के साथ बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था क्योंकि उसने राम मंदिर के निर्माण को एक अहम चुनावी मुद्दा भी बनाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को उसकी जिद के लिए फटकार भी लगाई। चुनाव नतीजों के कुछ दिन के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने केंद्र सरकार की कुछ
मसलों पर उसकी आलोचना भी की। लेकिन केशव कुंज में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मुलाकात संघ और बीजेपी के बीच एक नया सवेरा लेकर आई है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में इस अहम मुलाकात का असर जरूर देखने को मिलेगा। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।